नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 का जो है मॉक टेस्ट चल रहा है। जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14वां है। आपको बता दें, घटना चक्र का 11 के ऊपर आप जितना भी टेस्ट देख रहे हैं, यह 20 तक यह टोटल घटना चक्र का होगा। 1 से लेकर 10 तक यूथ का था और 21 के ऊपर का जितना भी आएगा वह ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन सीरीज का रहेगा। हम लोगों का टारगेट ये है कि वीडियो परीक्षा से पहले लगभग 50 जीएस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएं और वह हो भी जाएंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए। चैनल के प्लेलिस्ट पे आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जीएस के सभी प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे समाहित किए गए हैं। प्लस आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि डेली आ रहे हैं। उसके साथ आपको फटाफट सीरीज के नाम से एक सीरीज भी मिलेगी, जहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए उस टॉपिक को कवर किया गया है जो मुश्किल से 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के टॉपिक हैं और उन्हें वहाँ पे 10 मिनट के अंदर कवर किया गया है, जिससे आपका 2 नंबर 3 नंबर कंफर्म हो पाए। तो चलिए ज़्यादा समय लगवाते हुए साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका कितना स्कोर आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? देखिए, नागार्जुन जो है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे। अच्छा, ये किनके समकालीन थे? ये भी कई बार प्रश्न बना है। तो कुषाण के शासक जो कनिष्क थे, कनिष्क के ये समकालीन थे नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो अर्थात त्रिरत्न क्या हैं जैन धर्म के? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन। एक है सम्यक दर्शन और दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। देखिए, इसका जो अर्थ होता है वो होता है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो हम लोगों का जो सही बनेगा आंसर वो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म की ये त्रिरत्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध, जहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो यह युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो 1526 में ये युद्ध लड़ा गया था। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि बाबर की सेना बहुत छोटी थी लोदी की अपेक्षा, लेकिन बाबर के पास युद्ध की नई नई तकनीकें और प्लस तोपों का इस्तेमाल जो है पहली बार भारत में देखने को मिला, जिसकी वजह से बाबर जो है वो विजयी हुआ भारत में। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य। देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना कौन करता है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का जो दो भाई रहते हैं, दोनों भाइयों के द्वारा 1336 में इसकी स्थापना की जाती है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी कौन सी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? कुश्ती में भाग लेती थी, कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? देखिए, आजकल ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं क्योंकि महिलाओं को विकास करने के लिए महिला विकास पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है देश में। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ इतिहास या कहीं और पे महिलाओं का पहले से परचम लहराया था महिलाओं ने, उस चीज़ को बार बार ढूंढ के निकाला जा रहा है कि जिससे मोटिवेशन मिले हमारे देश में आगे बढ़े। तो ऐसे प्रश्न बनने वाजिब हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। महिलाओं कुश्ती में भाग लेने का अधिकार जो है, देखिए बहमनी और चोल, यहाँ तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे बढ़िया थी स्थिति जहाँ तो वो विजयनगर साम्राज्य था। यहाँ पे महिलाएं कुश्ती में भी भाग लेती थी, शिक्षा जो संस्कृति थी, ललित कलाएं, नृत्य वगैरह में भी पार्टिसिपेट होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कभी परीक्षा में बन भी सकता है कि अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में भी विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की नियुक्ति होती थी। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। इन्हें ही भारत में सिविल सेवा जो है, भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, जनक।
चलिए नेक्स्ट, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड रिपन लाए थे। कब लाए थे? 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव इन्होंने लाया था। इसी की वजह से इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी हमारे देश में। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किस लॉर्ड के द्वारा पारित किया गया था? अर्थात इसमें पूछा जा रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। अच्छा, इनसे रिलेटेड हमारे समाज सेवी कौन थे? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी पे दिया गया था तो वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 66 में इसका जिक्र किया गया है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं? तो संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? क्षमा देने का अधिकार मृत्युदंड के मामले में किसके पास है? तो देखिए, मृत्युदंड में क्षमा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। यह कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रपति जी मृत्यु को क्षमा भी कर सकते हैं, उस जो सज़ा मिली है सज़ा को कम भी कर सकते हैं, सज़ा में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो कई प्रकार की उनकी शक्तियाँ इसमें समाहित की गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? देखिए, लोकसभा में कोई सांसद जो है वो अपना व्यक्तिगत विधेयक लाना चाहता है तो उसे कितने दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य है, यही प्रश्न है। तो 1 माह पहले सूचना देने के लिए देना उसे अनिवार्य होता है, वो विधेयक को लाने से पहले। नेक्स्ट है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में, मतदान हो रहा है, टाई हो गई, टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो देखिए, ये है स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ये अगर वैसे नॉर्मली तो ये वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो है मतदान टाई हो चुका है किसी मुद्दे पे जो है 50-50 लोग दोनों साइड से दे दिए हैं, किसी एक के निर्णायक मत की आवश्यकता है, तब ये जाके निर्णायक मत देते हैं स्पीकर जो होते हैं। तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो अनुच्छेद 100 में। महत्वपूर्ण है, सरल अनुच्छेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय अर्थात सबसे बड़ा हिमालय जो है, हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी, उसकी बात की जा रही है, उसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए, माउंट कंचनजंगा और माउंट मकालू और माउंट नंदा देवी, ये तीन के तीनों कहाँ हैं? महान हिमालय में अवस्थित है। जबकि माउंट नागटिम्बा जो है ये कहाँ पे है? तो ये लघु या लेसर हिमालय जो है, जिसे हिमांचल भी कहा जाता है, इसमें अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो पीर पंजाल पर्वतमाला है यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसमें धौलाधार और महाभारत पर्वतमालाएं हैं, लेकिन पीर पंजाल सबसे लंबी है। शिवालिक पे मत जाइए, शिवालिक काफ़ी लंबी है, लेकिन यह लघु हिमालय का भाग नहीं है, यह अलग एकदम निचले हिमालय के भाग है, तो इसलिए ये इस श्रेणी में आता ही नहीं। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? देखिए, भारत का जो आप सदर्न भाग देखेंगे, जो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। पश्चिमी घाट आप देखेंगे तो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और ये तमिलनाडु तक अवस्थित है, और इसका जो है वो पठारों का ढलान है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत तीक्ष्ण ढलान है पठारों का, और पठारों से निर्मित है पश्चिमी घाट।
नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। चलिए, सबसे लंबा माउंटेन पूछा गया है तो देखिए आप, दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज है। एंडीज ही सबसे लंबा माउंटेन है पूरी दुनिया में सबसे लंबाई के मामले में इसी की लंबाई सबसे अधिक है। और उत्तरी अमेरिका में अगर देखेंगे तो रॉकीज है। और ऐसे ही अफ्रीका में आप आएंगे तो यहाँ देखिए एटलस माउंटेन है। और यूराल माउंटेन आपको पता है कि ये यूरोप और एशिया के मध्य में है। हिमालय हम लोग देखे हैं। तो ये रहे प्रमुख कुछ माउंटेन, लेकिन जो सबसे लंबाई के क्रम में पूछा जाता है तो वो है एंडीज माउंटेन जो दक्षिण अमेरिका में है। और ऊंचाई के मामले में अगर पूछा जाएगा तो हिमालय, सबको पता है कि सबसे ऊंचा हिमालय है। चलिए, इस मैप को मैं यहीं साइड में लगा दे रहा हूँ। आप लोग एक बार फिर से इसे ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा टेलीग्राम से जब आप PDF डाउनलोड करेंगे। चलिए, जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो इसकी लंबाई है वो लगभग 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर है। और इसकी पीक जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अकांकागुआ जो है ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। चलिए नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो यह कौन से देश में अवस्थित है, माउंट किलिमंजारो। देखिए, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात पहले यह ज्वालामुखी सक्रिय था, अब इस समय इसमें कोई गतिविधि नहीं हो रही। नेक्स्ट है तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तनामी रेगिस्तान। देखिए, तनामी रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, वर्ल्ड के मैप पे अगर आप काम कर रहे हैं या तो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखना उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है, थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक क्या हैं। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जो है भारत में वो प्राथमिक वस्तुओं से निकाला जाता है, ईंधन और बिजली, और उसके बाद विनिर्मित उत्पाद, ये तीनों को जोड़ के तब निकाला जाता है। सेवाएं इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, इसलिए आप जहां सेवाएं दिखे उसे आप काट दीजिए। ऑप्शन 3 गलत है और अब सही जवाब बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष कर अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे बड़ा टैक्स और सबसे सुसज्जित टैक्स जो अप्रत्यक्ष का है वो इस समय क्या है, जीएसटी है। जीएसटी अप्रत्यक्ष मतलब सब पे समान दर से लगने वाला टैक्स है। तो आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर और निगम कर। आयकर तो आपको पता है सीधा पैसे आ रहा है, पैसे पे सीधा टैक्स काटा जा रहा है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। संपत्ति हमारी इतनी है, उसके ऊपर आप उसे टैक्स ले रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट टैक्स हुआ। निगम कर जो है यह भी निगम के ऊपर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। जबकि सेवा कर जो है, सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है और इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में आय कर को कहा जाता है, भारत में आय कर को क्या कहा जाता है, ये देखते हैं। भारत में आय कर को कहा जाता है तो प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, तो देखिए आय कर जो है ये प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स की वजह से इसे प्रत्यक्ष बोला जाएगा। प्रगामी मतलब निरंतर चलने वाला, तो आयकर हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन लगेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, वो हमेशा लगता है कि अगले महीने आपकी फिर पेमेंट आई तो फिर उसमें टैक्स कटेगा। चलिए नेक्स्ट है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, तो तालों के लिए अलीगढ़ मशहूर है। कांच की वस्तुएं या चूड़ियाँ, फिरोजाबाद। मिठाई तो लगभग उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में मशहूर है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर को पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल का बर्तन और हस्तशिल्प मुरादाबाद प्रसिद्ध है। लखनऊ से क्या है, तो कल हम लोगों ने देखा चिकनकारी कढ़ाइयाँ जो होती हैं, और सहारनपुर, लखनऊ जो है वो चिकनकारी, और सहारनपुर जो है यह कास्ट और लकड़ी पे जो नक्काशी होती है उसके लिए और कागज़ के लिए मशहूर है।
लुगद्दी वाले कागज। और आगरा जो है चमड़ा के लिए, चर्म उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए धातु की कला और रंगीन तामचीनी, देखिए धातु से इसे पकड़िए आप लोग, ये उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर प्रख्यात है। और रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी भी यहाँ होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ देख लेंगे तो फिर वो दूसरी जगह नहीं होता, मशहूर चीज़ें देखी जाती है कि सबसे मैक्सिमम क्या होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? एकमात्र ही है, तो वो है मथुरा में। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? यह देश में ही नहीं प्रसिद्ध है, यह विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको बहुत ढेर सारी इसकी नक्काशियाँ मिलेंगी। ये आजमगढ़ काली मिट्टी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? ब्रास बेल के लिए क्या विख्यात है? देखिए ब्रास बेल का मतलब क्या हुआ? घुघरू घंटी। तो यह जलेसर विख्यात है। यह कहाँ अवस्थित है? तो एटा में। चलिए नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद। तो देखिए अटाला मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में अवस्थित है। देखिए इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो फिरोज शाह, कौन किया था? फिरोज शाह के द्वारा इस इमारत की नींव पड़ी थी 1393 में, जबकि इसका कार्य जो है पूरा करने के लिए इब्राहिम शाह ने कार्य पूरा किया था 1408 में इब्राहिम साहब के द्वारा ये कार्य पूरा किया गया था। चलिए नेक्स्ट, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? बहता हुआ जल, नदी का कोई अगर बहता हुआ जल है तो किस प्रकार का ऊर्जा होगा? तो यह गतिज ऊर्जा होगा। काफ़ी सरल सा प्रश्न है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए पेड़ से कोई फल गिर रहा है, वह भी गतिज ऊर्जा के बीच में आएगा। ऐसे विभिन्न जो कार्य होते हैं जो गति के साथ कार्य करते हैं वो गतिज ऊर्जा में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। वह कौन सी वस्तु है जिसके आने पर प्रकाश के पथ में छाया का निर्माण होगा? तो वो होगा अपारदर्शी। अगर प्रकाश कहीं से जा रहा है, ये मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के बीच से जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ ग्लास है या कुछ है, लेकिन अगर बीच में कुछ अपारदर्शी चीज़ें रखी हैं तब इसके पीछे इसकी छाया बनेगी। अगर नहीं रखी है तो प्रकाश निकलता चला जाएगा। और वस्तु रखने की वजह से क्या होता है? प्रकाश घूमने का प्रयास करता है, उसी से वो छाया दृष्टिगोचित होती है। चलिए नेक्स्ट है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम, देखिए एप्सम को जो है इंग्लिश साल्ट भी कहा जाता है। इंग्लिश साल्ट औद्योगिक नाम वो क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो MgSO4 होता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। ये चिकित्सा अर्थात चिकित्सकों द्वारा हॉस्पिटल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठोस इसमें से कौन सा है? देखिए ठोस रूप में आइडोफार्म पाया जाता है। क्या? आइडोफार्म। अच्छा ये प्रयोग किस में होता है? तो ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है इसका। और यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोफार्म, इथिल एल्कोहल, ये सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त है। रक्त अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है या उदासीन है? देखिए एक स्केल होता है, क्या है ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल। अब पीएच स्केल पे जो है वो नंबरिंग होते हैं 1 से लेके 14 तक। 7 बीचों बीच होता है। 7 मतलब क्या होता है? उदासीन। अब जो रक्त का पीएच होता है, पीएच वैल्यू वो 7 रक्त का पीएच वैल्यू जो है वो कितना है? तो 7.35 से लेके 7.45 तक के बीच में पाया जाता है। और जब भी 7 जो है उदासीन होता है, 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय होता है। जबकि इससे कम होगा तो ये अम्लीय होता है। इसलिए रक्त का पीएच कितना है? तो 7 से अधिक है, इसीलिए ये क्षारीय है। और 7 जो है ये उदासीन होता है। अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया
किस दौरान होती है? तो देखिए, यह प्रक्रिया जो है वो मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यूरिया मनुष्य के शरीर में कहाँ बनता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बनता यकृत में है, लेकिन उसको फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? तो ये वृक्क के द्वारा किया जाता है। वृक्क अर्थात किडनी के, और यकृत अर्थात लीवर में बनता है, निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट है करंट अफेयर। जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, अग्रदूत समाचार पत्र जो है किस भाषा में प्रकाशित होता है? अग्रदूत, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीएम मोदी जी के द्वारा जो है गोल्डन जुबली स्कीम बनाई गई है अग्रदूत समाचार पत्र की। यह समाचार पत्र असमिया भाषा की है, असमिया भाषा की समाचार पत्र है, वो काफ़ी पुरानी है, 1955 से छप रही है, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत जो है 135वें स्थान में रहा। अच्छा, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो जारी जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस, IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पे कौन रहा है? तो पहले रैंक पे आइसलैंड रहा है, और दूसरे नंबर पे जो है न्यूजीलैंड रहा है, जबकि अगर बात तीसरे नंबर की जाए तो यहाँ पे आयरलैंड रहा है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, इसकी स्थापना भी जो है नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई? देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, देश की पहली ट्रेन नहीं, देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है। वह कौन से दो शहरों के बीच में है? तो ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच में अवस्थित है। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दूसरी बार ये जीता है? तो ये शहर कौन सा है? तो हैदराबाद। इससे पहले 2020 में भी हैदराबाद ने ये अवार्ड जीता था। अच्छा, इस वर्ष जो है 2021 वाला अवार्ड है ये। इस वर्ष जो है हैदराबाद के साथ एक और शहर ऐड किया गया, वो है मुंबई को इस बार ऐड किया गया। चूँकि यहाँ पे दूसरी बार खिताब पूछा गया, इसलिए हैदराबाद हो रहा है, जबकि अगर पूछा जाता कि कौन जीता है तो इसमें हैदराबाद और मुंबई दोनों हो जाते। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? देखिए, रतले जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है, और कौन से ज़िले में? तो ये किश्तवाड़ ज़िले में। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, जो पुरुष एकल का खिताब जीता है तो वो कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं। अच्छा, ये हैं कहाँ के? ये सर्बिया के। अच्छा, और एक प्रश्न ये बनता है कि जो महिला खिताब था विंबलडन में, महिला एकल में कौन जीता है? तो ये एलेना रीबाकीना के द्वारा जीता गया। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कजाकिस्तान की। चलिए नेक्स्ट, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए होता है, उसके लिए जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रोके जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक रोके जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ये कब लक्ष्य बनाया गया था? तो COP 14 जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 2019 में संपन्न हुआ था, उसी में ये फैसला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वात्रिक तापन उत्पादन
करने में योगदान नहीं करता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जो ऐसे शब्द बनाए जाते हैं ना, ये हिंदी के कैसे शब्द घुमा के बनाए जा सकते हैं, ऐसा अगर टेस्ट पेपर में हम लोग प्रयास करेंगे तो आसानी से हम लोग परीक्षा हाल में भी उनके पैटर्न को पकड़ने में मदद मिलेगी। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है टेस्ट पेपर में। देखिए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प। कल हम लोगों ने इसकी पूरी लिस्टिंग देखी थी। इसमें देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीनों तो पाए जाते हैं, लेकिन सल्फर के ऑक्साइड नहीं होते, तो इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनेगा हम लोगों का। और चूंकि यहाँ नाइट्रोजन के नाइट्रेट रूप में जो ऑक्साइड होता है वो योगदान देता है, इसीलिए जो है इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही माना जाएगा। चलिए, इस प्रकार साथियों हम लोगों का 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कोई सुझाव हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।